वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रेट्स। आज हम लोग सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक और पार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने कुछ ऑर्गेनल्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग देखें न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर मैं ये सेल बना रही हूँ, सेल है, सेल में क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है, एक राउंड स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बट अब हमको जानने की ज़रूरत है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, क्या ये न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेन होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। तो अगर ये डबल मेम्ब्रेन होता है तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे करके पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये जो सेल के बीच में ये जो नॉर्मली हमारा क्या है, सेंट्रली लोकेटेड ये जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस जो होता है हमारा कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन आउटर जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो क्या होती है, पोरस। व्हाट डू यू मीन बाय पोरस? पोरस मतलब अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है हमारी, ये है, और इनके बीच में अगर हम लोग मान लें ऐसे करके, इनमें क्या है, पोर्स हैं। ये देखिए मैं कुछ पोर्स बना रही हूँ, ऐसे बड़े में नहीं बन रहे हैं। तो अगर इनके बीच में क्या है, ऐसे पोर्स आपको मिल जाए, तो अगर हम पोर्स अगर क्रिएट कर दें तो इनसे क्या होगा, कोई भी चीज़ एंट्री एग्ज़िट ले पाएगी, चाहे कोई प्रोटीन हो या एंजाइम हो या हार्मोन्स हो, वो सारी चीज़ें क्या हो पाएंगी, इनके थ्रू क्या हो जाएगा, आसपास क्रॉस कर सकता है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ये कर सकता है। तो न्यूक्लियस के पास भी ऐसे ही क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो क्या करता है, किसी भी प्रोटीन या एंजाइम, इन सारी चीज़ों की एंट्री एग्ज़िट कराता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई प्रोटीन हमारा साइटोप्लाज्म में यहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, प्रोटीन है, तो इसको अगर न्यूक्लियस को ज़रूरत पड़ रही है तो वो क्या होगा, इसी पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस में एंट्री लेगा। और अगर मान लीजिए कोई प्रोटीन है हमारा, वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर है, मान लीजिए ये ब्लू कलर की प्रोटीन है, ये क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और इस प्रोटीन को हमको साइटोप्लाज्म को देने की ज़रूरत है या किसी ऑर्गेनल को जाने की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू एग्जिट ले लेगा और जहाँ जिस टारगेट साइट पे जाना है वहाँ चला जाएगा और अपना फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो होप आपको ये दो लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि एक न्यूक्लियस क्या होता है, शेप कैसा होता है, राउंड स्फेरिकल शेप होता है। दूसरी पॉइंट क्या हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है और इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती हैं, पोरस होती हैं। एंड दिस पोरस इज़ बिकॉज ऑफ, ये किसके लिए होती है, टू एंट्री और एग्जिट एनी प्रोटीन और एंजाइम के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट्स देखें कुछ और, तो लेट मी जूम इट। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डार्क कलर। अगर हम इसको स्टेन करेंगे तो न्यूक्लियस क्या होगा, हमको माइक्रोस्कोप में डार्क कलर के स्टेन में दिखेगा। ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ओवल शेप होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। डबल मेम्ब्रेन होती हैं और इनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो क्या करता है, मटेरियल को इनसाइड या आउटसाइड क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम कैसा होता है, रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है, किसके लिए, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, इसको हम लोग डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। तो अगर हम लोग देखें, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या होता है, हमारा क्रोमैटिन फाइबर होता है। क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर। हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर कब होता है, जब कोई नॉन डिवाइडिंग सेल है, मतलब ये एक ऐसी सेल है, ये वाली सेल, जो कि अभी डिवाइड करना नहीं चाह रही है और वो क्या है, हमारे अभी रेस्ट फेज में है।
तो अगर कोई सेल रेस्ट फेस में होती है तो उसका क्रोमोज़ोम किस फॉर्म में होता है, तो आज से आप रट लीजिए, उसका क्रोमोज़ोम जो होता है वो क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में होता है। आप इसको एक तरीके से कंसिडर करिए कि कोई धागा है, धागे को अगर हम लोग क्या करें, रफली अगर ऐसे करके मतलब फोल्ड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर हो जाएगा। और यही क्रोमैटिन फाइबर जब ये सेल डिसाइड कर लेगी कि हाँ अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के टाइम में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोज़ोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रोमोज़ोम। ये क्या होता है, हमारा कंडेंस्ड फॉर्म होता है क्रोमैटिन फाइबर का। ये क्या होता है, हमारा कंडेंस्ड फॉर्म होता है क्रोमैटिन फाइबर। मतलब क्रोमैटिन फाइबर अगर कंडेंस हो जाए, मतलब टफ स्ट्रक्चर हो जाए और अच्छे से काफ़ी अच्छे से और फोल्डेड फॉर्म में आ जाए, तो वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, क्रोमोज़ोम। और अगर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर कहीं पर एक क्या होता है, राउंड शेप का यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस है। अगर हम लोग देखें ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस। अगर हम ये क्रोमोज़ोम के बारे में थोड़ा और जानते हैं, तो अगर क्रोमोज़ोम हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरीके का होता है। आपने सुना होगा ह्यूमन के अंदर क्रोमोज़ोम कितने होते हैं। अगर हम देखें ह्यूमन के अंदर, अगर हम लोग देख रहे हैं तो ह्यूमन के अंदर मान लीजिए इधर अगर हम लोग देखें मेल का, अगर मेल में देखें तो 23 पेयर क्रोमोज़ोम होते हैं। मतलब आप ये एक स्ट्रक्चर देख लो, ये कंप्लीट हमारा क्या है, एक क्रोमोज़ोम है। मतलब ऐसे ही हमारा 23 पेयर, मतलब पेयर में होंगे, मतलब कितने होंगे टोटल, 46। 23 का डबल करिए, 46 क्रोमोज़ोम रहेंगे मेल में। और अगर हम ऐसे ही फ़ीमेल में देखें तो फ़ीमेल में भी क्या होता है, सेम 23 पेयर होते हैं और 46 क्रोमोज़ोम होते हैं। जिनमें से क्या होता है, अगर हम लोग देखें इन 46 में से या इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम में से 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोज़ोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोज़ोम होते हैं। तो अगर हम मेल की बात देख रहे हैं, ये मेल है तो मेल, और यहाँ पे ये क्या है, हमारा फ़ीमेल है। तो मेल का सिंबल ऐसे ही बनाते हैं, तो आप लोग आज से याद कर लीजिएगा। तो मेल में क्या है, हम लोगों ने देखा 23 पेयर्स होते हैं। पेयर को मैं पी लिख रही हूँ, पेयर होते हैं जिनमें से क्या होता है 22 पेयर अगर हम देखें, ये क्या होते हैं, ऑटोज़ोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोज़ोम। और 1 पेयर जो होता है वो क्या होता है, हमारा सेक्स क्रोमोज़ोम होता है, सेक्स क्रोमोज़ोम। ऐसे ही अगर हम लोग फीमेल में देखें तो यहाँ पे भी क्या होता है, 23 पेयर होता है। और इनमें क्या होता है, इनमें भी 22 पेयर क्या होंगे, ऑटोज़ोम होंगे। और 1 पेयर इसमें भी क्या होंगे, हमारा सेक्स क्रोमोज़ोम होंगे। लेकिन अगर हम लोग मेल में देखें तो मेल में सेक्स क्रोमोज़ोम क्या होता है, एक्स होता है, और एक क्या होता है, वाई क्रोमोज़ोम होता है। और फीमेल में अगर हम लोग देखें, एक एक्स क्रोमोज़ोम होता है और दूसरा भी एक्स ही क्रोमोज़ोम होता है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारे बॉडी में कितने, ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोज़ोम होते हैं। ऑटोज़ोम क्या होता है, जो सोमैटिक सेल में जितने क्रोमोज़ोम होते हैं, यानी नॉन सेक्स वाले क्रोमोज़ोम जितने होंगे उनको हम लोग ऑटोज़ोम बोलते हैं। और सेक्स क्रोमोज़ोम हमारा क्या हो गया, ये सेक्स क्रोमोज़ोम हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई हो जाएंगे मेल में, और फीमेल में एक्स एक्स हो जाएगा। तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखें क्रोमोज़ोम का, तो ये जो बटरफ्लाई टाइप का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, क्रोमैटिड्स कहलाता है। और सेंट्रली यहाँ पर ये जो हमारा जो दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ा हुआ है, मतलब अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके का है ना, एक क्रोमैटिड्स ये है और दूसरा क्या है हमारा, ये क्रोमैटिड्स है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला बीच में आपको ऐसे कुछ दिख रहा है, यहाँ पर जो जोड़ रहा है इन दोनों को, अगर हम देखें तो ये जो जोड़ने वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रो, MERE, सेंट्रोमियर इसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर एंड्स में
यहाँ पर चाहे इस एंड्स में अगर मैं कलर बनाऊँ, कलर से ये एंड्स और ये एंड्स और इधर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीलोमेयर बोलते हैं। क्या कहते हैं? टीलोमेयर। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब एक नॉन डिवाइडिंग सेल होता है या फिर रेस्ट स्टेज में होता है तो उसके क्रोमोसोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। लेकिन जब वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ हमको अब क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग सेल जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम किस फॉर्म में आ जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो इतनी बातें आपको होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो आपको ये समझ में आ गया होगा, रॉड शेप स्ट्रक्चर। ये रॉड शेप स्ट्रक्चर किसको बोल रहा है, इसी को बोल रहा है। ये हमारा क्या है, अगर आप देख रहे हैं कैसा स्ट्रक्चर है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है, तो इसी को बोल रहा है रॉड शेप स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम होते हैं और इन क्रोमोसोम के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, कैरेक्टर को इनहेरिट करने की। कैरेक्टर को इनहेरिट करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये आपकी पापा हैं और आपकी मम्मा हैं, और हो सकता है आपके अंदर पापा की और मम्मा के कैरेक्टर दोनों आए होंगे। तो हो सकता है आपकी जो आइज़ हो वो किसकी हो, पापा की तरह हो, और आपके जो हेयर्स हैं वो किसकी तरह हैं, मम्मा की तरह हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो कैरेक्टर आई का है या फिर हेयर का हो रहा है वो क्या हो रहा है, पेरेंट्स से बच्चे में जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये काम जो होता है न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो होता है वो परफॉर्म करता है। तो इसका काम क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट करता है या इनहेरिटेंस करता है। तो होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में करता है। तो अगर हम क्रोमोसोम देखें तो क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है हमारा क्रोमोसोम। अभी जो मैंने ये बटरफ्लाई शेप का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, ये क्रोमोसोम है। ये किससे मिलकर के बना हुआ है, ये पूरा के पूरा डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना है। और इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। और यही जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी ना किसी कैरेक्टर को कोड करते हैं। मतलब अगर आपकी आंख ब्लैक है तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि आपके क्रोमोसोम में ब्लैक कलर आई का जीन प्रेजेंट है। आपके बाल कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं तो मतलब आपके क्रोमोसोम के अंदर कोई जीन पाया जा रहा है जिसपे क्या है, कर्ली हेयर का जीन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि राउंड स्पेरिकल शेप होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती हैं। और न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्रोमैटिन फाइबर होता है नॉन डिवाइडिंग सेल में, और डिवाइडिंग सेल में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा क्रोमोसोम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रॉड शेप होता है। और क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम अगर हम लोग देखें वो डीएनए और प्रोटीन का मिलकर के बना होता है। और क्रोमोसोम में जीन पाए जाते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, काम करने वाला जो सेगमेंट है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, किसी ना किसी कैरेक्टर को कोड करता है, और उस कैरेक्टर को पैरेंट टू ऑफ स्प्रिंग क्या करता है, ट्रांसमिट करता है या इनहेरिट करता है। तो होप आपको ये पूरी यहाँ तक लाइन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेल अगर नहीं डिवाइड करता है तो उस टाइम क्या होता है, क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में होता है, ये मैंने बता दिया। और जब डिवाइड करता है तो किस फॉर्म में हो जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो अगर आपसे कोई न्यूक्लियस का फंक्शन पूछे तो आप क्या बताओगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस का फंक्शन अगर हम लोग देखें तो इसका रोल रिप्रोडक्शन में होता है। रिप्रोडक्शन में कैसे, मान लीजिए कोई एक सेल है और वो डिवाइड कर रही है दो में, तो ये रोल किसका होता है, न्यूक्लियस का इसमें रोल होता है। और अगर हम लोग देखें डिटरमाइनिंग द वे दैट सेल विल डेवलप, मतलब एक सेल कैसे डेवलप होगा, ये पूरा रोल भी कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरे सेल की एक्टिविटी को, चाहे केमिकल एक्टिविटी हो या सेल कैसे डेवलप होगा, इन सारी चीज़ों को कौन डिसाइड करता है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस ही डिसाइड करती है। तो इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी हम लोग बोलते हैं।
और एक बात अगर और आप लोग देखिए, जैसे प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है विथ नो मेम्ब्रेन। यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या, यही हमारा डीएनए कहलाएगा। तो और अगर हम लोग यूकैरियोट्स में देखेंगे तो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, वहाँ प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोट में ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। और न्यूक्लियस कैसा होता है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियोइड होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल्स क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म अगर हम लोग देखें, मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक सेल है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये क्या है, हमारा एक सेल है। तो इस सेल के अंदर क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अगर हम लोग देखें, ये जो मैं बना रही हूँ डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या हैं, हमारे फ्लूइड्स हैं। तो जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कंटेंट जो होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स क्या हो रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। अब इसी के अंदर क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, इसी से अटैच क्या होगा हमारा, मान लीजिए ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ वाला। इसी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, गोल्गी एपेरेटस आ जाएगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, और प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी आ जाएगा, लाइजोसोम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, मतलब अगर हम लोग देखिए तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है सेल का, जिसमें क्या होता है, सारे ऑर्गेनल्स रिसाइड करते हैं या फ्लोट करते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें, कोई पूछे साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। दूसरा अगर हम लोग देखें, यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का नाम कभी आप लोगों ने सुना होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे परफॉर्म होती है साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, नाम ही देखिए ग्लूकोज, ये ग्लाइको मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ करके क्या हमको देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगर हम देखें तो ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, हमारे साइटोप्लाज्म में भी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा साइटोप्लाज्म का फंक्शन, कि यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म होती है। और दूसरा अगर हम लोग देखें, यहाँ सारे ऑर्गेनल्स रिसाइड करते हैं, ये फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन क्या है, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो थोड़ा जूम आउट करते हैं हम लोग इसको पढ़ने के लिए। तो अगर हम लोग देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लार्ज नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। मतलब आप देख रहे हैं न्यूक्लियस से अटैच, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, अगर हम इसको ऐसे से ड्रॉ करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब या शीट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसी को हम लोग ये जो होते हैं नेटवर्क फॉर्म में ढेर सारे ट्यूब और शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ट्यूब्यूल और राउंड बैग होते हैं इसमें। अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये सारे, और यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे बैग या वेसिकल्स टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब होता है, वेसिकल्स होता है और शीट्स होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में। तो अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इनका स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से बहुत ही रिजेंबल होता है, क्योंकि इसके अंदर लिपिड भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। जैसा कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरीके का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसको रफ़ क्यों बोलते हैं, तो मान लीजिए ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है और इसके ऊपर रेड कलर का आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये रेड 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 मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, मतलब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, रेड डॉट स्ट्रक्चर क्या है, राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम ये वाले स्ट्रक्चर में देखें, ये जो नेक्स्ट वाला ट्यूब्यूल है, यहाँ पे कोई डॉट डॉट स्ट्रक्चर है रेड कलर की, तो नहीं है। तो इसीलिए ये क्या हो कहलाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। तो ये हमारा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये हमारा क्या है,
है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन बनाने में, तो इसीलिए प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए प्रोटीन नहीं बनाता है। ये क्या बनाता है? लिपिड को बनाता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, फैट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट टू टारगेट ऑर्गन, टारगेट रीजन, लिपिड प्लस प्रोटीन बिल्ड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम लोग देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या बना रहा है? लिपिड बना रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, लिपिड और प्रोटीन कहाँ बन रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बन रही है, एक रफ में एक स्मूथ में। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये मेम्ब्रेन को भी फॉर्म करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी करता है। मतलब ये क्या करता है, मेम्ब्रेन ऑफ द सेल को, सेल के मेम्ब्रेन को भी बिल्ड करता है, मतलब बनाता है। क्यों? क्योंकि लिपिड और प्रोटीन यही सिंथेसाइज हो रही हैं। तो ये एक फंक्शन हम लोगों को पता चला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स फंक्शन फॉर्म नेटवर्क लाइक सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो दूसरा अगर फंक्शन हम लोग देखें तो ये नेटवर्क सिस्टम, इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। इसको समझने के लिए आप एक डायग्राम समझिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, कहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हुई। मान लीजिए ये ग्रीन कलर से मैंने क्या दिखाया आपको कि मान लीजिए यहाँ प्रोटीन बन गई, क्योंकि यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ प्रोटीन बन के तैयार हो गई। तो प्रोटीन जब यहाँ पे बन के तैयार हो गई तो ये प्रोटीन क्या करेगा, अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि ये अपने टारगेट साइट पे जाए जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है, वहाँ पर जाए और वहाँ जा कर के वो उस प्रोटीन का फंक्शन हो। तो ये प्रोटीन यहाँ पर बन गई। अब ये क्या करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पास कर देगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चली जाएगी ये प्रोटीन। फिर इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये किसको दे देगा, गोल्गी बॉडीज़ को प्रोटीन दे देगा। गोल्गी बॉडीज़ के पास अगर जाना है, ये टारगेट साइट है, तो यही प्रोटीन रुक जाएगा। लेकिन अगर गोल्गी बॉडीज़ के पास भी नहीं जाना है, इसको कहीं और जाना है, तो मान लीजिए इसको लाइसोसोम में जाना है, तो ये प्रोटीन कहाँ चली जाएगी, हमारे लाइसोसोम में यहाँ चली आए, ऐसे आ जाएगी। और अगर लाइसोसोम को भी नहीं चाहिए, ये प्रोटीन को क्या करना है, सेल के बाहर ले जाना है, तो ये दूसरा पार्ट भी अपना करके क्या कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के बाहर भी जा सकती है ये प्रोटीन। तो अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, टारगेट ऑर्गन की जगह जहाँ पे उसका काम हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। मतलब ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसीलिए इसको नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह का नेटवर्क हो गया। कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, फिर गोल्गी के बाद हमारा क्या हो गया, लाइसोसोम, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारे क्या है, नेटवर्क सिस्टम, आपस में नेटवर्क है और क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल चाहे प्रोटीन, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। और ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराता है। और ये सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में परफॉर्म होती है। तो हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अगर हम लोग देखें किससे बना होता है, ट्यूब से बना होता है, ट्यूब्यूल से, वेसिकल से बना होता है। ट्यूब्यूल और वेसिकल से मिलकर के बना होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन होता है फैट को सिंथेसाइज करना। क्योंकि फैट और लिपिड यहीं बन रहे हैं तो ये प्रोटीन भी बना सकता है। तो इसका फंक्शन ये भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि ये मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस करा सकता है, मतलब मेम्ब्रेन को फॉर्म भी करा सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग इसका फंक्शन देखें, ये मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग या नेटवर्क सिस्टम की तरह वर्क करता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को, इन सारी चीज़ों को। तीसरा फंक्शन अगर हम लोग देखें तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। और फोर्थ फंक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म होती है। तो होप आपने ये लेक्चर बहुत ही इन्जॉय किया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।